नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का। कक्षा 10 और 12 के लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान का चैप्टर लेंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान का लेंस पढ़ाने वाला हूं। लेंस का कुछ पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, ये अगला पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए कॉमन सा सब्जेक्ट है, दोनों के लिए कॉमन है लेंस, इसलिए मैं 10 और 12 दोनों के लिए एडवाइस कर रहा हूं कि आप दोनों लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज मैं आपको इसका अगला पार्ट पढ़ाऊंगा। पीछे में आपको बता दिया है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, रेखीय आवर्धन के कुछ नियम बताए थे, तो मैं उधर बता चुका हूँ। जिसने उसे नहीं पढ़ा पहले उसको पढ़ लीजिए, तब इसको पढ़िएगा तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सा क्वेश्चन है पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है किस रंग के प्रकाश के लिए, और मैं आपको बता दूं इसमें वही क्वेश्चन को लिया गया है जो ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अभी मैं आपको केवल क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। क्रैश कोर्स समझते हैं ना, जो केवल बोर्ड पेपर में आता है, बस वही पढ़ा रहा हूँ। अभी इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, बढ़िया बाकायदा बनाऊंगा, तो आप परेशान मत होइए, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो अभी इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिज्म। ठीक है, अभी प्रिज्म पढ़ाऊंगा तो प्रिज्म में आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकतम और न्यूनतम कैसे होते हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मैं आपको प्रिज्म में बताऊँगा, वहाँ पर मैं आपको साथ उसका दर्शन भी करवा दूंगा, कैसे अधिकतम हो रहा है, कैसे इसका न्यूनतम हो रहा है। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो होता है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तथा लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए रोक के लिख देता हूँ वीडियो को। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। जब आप प्रिज्म में ऐसे देखेंगे, प्रिज्म में आपको बनाऊंगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में ऐसे गुजारा जाता है तो यहाँ से इस प्रकार के किरणें निकलती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है कि नहीं। तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है, लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। अगर विचलन कोण आपसे पूछेगा तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है। और अगर अपवर्तनांक पूछे तो बैगनी का अपवर्तनांक अधिकतम है, लाल का अपवर्तनांक न्यूनतम है। अगर तरंग दैर्ध्य इसमें बोलेगा तो लाल का तरंग दैर्ध्य कम होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऐसा है क्या? नहीं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाएगा, बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आएगा प्रिज्म में तो मैं ये बातें सारी कुछ कंफर्म करवा दूंगा, इसके टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखना चाहिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं संलग्न चित्र, ये आपका एक फिगर बना हुआ है। चित्र के अनुसार कहता है प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। ये ऊपर वायु है, नीचे क्या है, कोई माध्यम है। माध्यम जल हो सकता है या कोई और कुछ भी हो सकता है। तो वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, 60 अंश से ऊपर से आती, नीचे कितनी हो जाती हैं, प्रवेश करने के बाद 45 अंश की हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कह रहा है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक क्या आपसे यन पूछ रहा है, तो आप ये बताइए यहाँ आपतन कोण आई है, यहाँ अपवर्तन कोण क्या है यार। जब किसी माध्यम में प्रवेश करते तो अपवर्तन कोण हो जाता है। तो यहाँ हम ये बताएंगे इसके लिए कि आपतन कोण आई, यहाँ पे क्या है, आपतन कोण आई बराबर आप 90 में से, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा क्या है 90 डिग्री है यहाँ से। तो 90 में से जितने कोण पर ये आई है उसको घटा देते हैं, 90 माइनस 60 तो कितना आएगा 30। तो आपतन कोण आई कितना बन गया 30। फिर अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण स्मॉल आर देखेंगे तो ये क्या है 90, ये भी तो पूरा 90 होता है ये। तो 90 में से कितना घटेगा 45, तो ये कितना आया 45 अंश हो गया, आर हो गया। अब आप जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यहाँ ऐसे लिख देता हूँ,
स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। तो साइन आई का मान आप देख सकते हैं 30 अंश है, नीचे साइन आर का मान क्या है 45 अंश। साइन 30 का मान 1/2 तो साइन 45 होता है 1/√2। तो ये 1/2 ये बटे बटे में पलट के ऊपर जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2/2 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो √2 का कर दें परमेकरण, तो √2/√2 ऐसे हो जाएगा, या फिर आप यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो √2 का आप देखें तो क्या होता है, √2 को होता है 2, नीचे 2√2, तो इससे कट जाएगा 1/√2। तो आप यहीं पे छोड़ देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर ये आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। 1/√2 चाहे करिए चाहे √2/2 कर दीजिए, दोनों आपका उत्तर मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल को आप क्या मानते हो, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल को c मानते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को v मानते हैं, चाहे vg अब कोई माध्यम होता ग्लास होता तो हम g लिख देते हैं, v ही मान लेते हैं। और अपवर्तनांक n आपको दिया 1.5 ये, तो आप बताइए n बराबर c बटे v होता है कि नहीं। वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v, ये आपका सूत्र होता है। तो आप बताइए n बराबर c का मान 3 × 10⁸ हो गया, और v का मान है v नहीं, हमको v तो ज्ञात करना है, v हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, v यहाँ आएगा तो c बटे n ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। हमें v चाहिए, v ही तो निकालना है, तो आपका ये n बराबर हो जाएगा, n आपको दिया यहाँ v लिख देंगे। ठीक है, तो ये v आपका है, v बराबर हो जाएगा n का मान 1.5, दशमलव हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो 1 0 ऊपर लगा दो, नीचे एक दशमलव हट जाएगा, तो 30/15 10⁸ हो गया। तो 15 दूनाई 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये v बराबर आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यही। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका 90+ नंबर आना ही आना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए तब। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु के सापेक्ष जल भी है और कांच भी है। तो वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर माने वायु, तो ANW मतलब वायु, वाटर माने जल, एयर माने वायु, वाटर माने जल, तो ANW मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और ANG का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास माने शीशा या कांच। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल का दिया है 4/3 और कांच का दिया है 3/2, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक WNG आपको ज्ञात करना है। जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष कह रहा है, तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको पहले कांच के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। जिसके सापेक्ष, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि जल का कांच के सापेक्ष, तो जेके सापेक्ष का उसको पहले लिखो, बाकी जल को आप बाद में कह दो। अगर कहता कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कहता तो WNG हो जाता। सापेक्ष देखना किसके सापेक्ष कह रहा है, तो कांच के सापेक्ष है ना, तो कांच को पहले करना है। जल के सापेक्ष कहे तो जल को यानी W पहले करेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, GNW बराबर ANW बटे ANG हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर नहीं लिखना है, सफिक्स में है दोनों। तो क्या हो जाएगा, AW वाला पार्ट आपका आगे वाला ऊपर जाता है और पहले वाला नीचे आ जाता है। अब आप देख सकते हैं ANW का मान दिया है 4/3, ANG का मान दिया है 3/2, तो ये 4/3 बटे में पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, तो 4 दूना 8/9 हो जाएगा। तो ये कांच के सापेक्ष आपका क्या आ गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल इतना इतना है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल को आप लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल तो VA लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, या आप समझिए VA नहीं, वायु में प्रकाश की चाल C होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तब भी यही होता है। अब कांच में प्रकाश की चाल को आप VG लिख सकते हैं, ये दिया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए कांच में प्रकाश की चाल वायु के सापेक्ष, वायु तथा कांच में, वायु में प्रकाश की चाल C होता है और कांच में प्रकाश की चाल VG मानते हैं, ये दोनों दिया गया है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n आपको निकालना है, तो n बराबर C/VC हो जाएगा। C का मान 3 × 10⁸ है, इसका मान 2 × 10⁸ है, इससे कट जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n बराबर 1.5, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का वायु के सापेक्ष, ध्यान से सुनना, कांच का वायु के सापेक्ष, के सापेक्ष वायु के ना, तो वायु ANG हो गया ना, वायु के सापेक्ष का तो वायु एयर, ए पहले कर लिया, इतना दिया है। फिर वायु का कांच के सापेक्ष आपकी GNA आपको पूछ रहा है क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं ANG × GNA बराबर होता है 1। ठीक है, हमको चाहिए GNA, तो 1 हो जाएगा ANG, तो 1/ANG का मान 1.5 है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10/15 हो जाएगा, या 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो आपका हो जाएगा GNA बराबर हो जाएगा 2/3, या इसको भाग कर लो 0.66 करके आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण C के लिए मैं पिछली वीडियो में इसे मैं बना चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं बल्कि पिछली वीडियो में मैंने दर्पण का बनाया था, उसी में मैंने आपको बता दिया था क्रांतिक कोण C बराबर क्या होता है। तो क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर दिया है 45 अंश, अपवर्तनांक n होता है, n निकालना है। तो आप जानते हैं n बराबर क्रांतिक कोण के लिए सूत्र होता है 1/sin C होता है, तो n बराबर 1/sin C, sin C का मान क्या दिया है 45 अंश, तो n बराबर 1/sin 45 का मान 1/√2, बटे बटे में पलट के रूट ऊपर जाएगा, √2/1, तो आएगा √2, तो n बराबर ये आपका सूत्र हो जाएगा, या फिर n बराबर √2 को 1.414 रख सकते हैं। इस प्रकार से आपके सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। अब हम आपको आंकिक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, आपको मैं आंकिक प्रश्न बताने वाला हूँ अब, लेंस वाला। ठीक है, दर्पण का आंकिक प्रश्न मैं पहले ही करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। तो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन एक शब्द बदलने की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता अभिसारी लेंस कहते किसको हैं। ठीक है, तो अभिसारी लेंस बोले तो आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और अपसारी बोल दे तो अपसारी मतलब होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो मैं इसका फिगर वगैरह सब कुछ बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको पहले सवाल लगा देता हूँ। ठीक है, सवाल लगाता हूँ फिर इसका फिगर बना देता हूँ। चलिए देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब माने होता है वस्तु, वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे वस्तु की लंबाई ओ मानते हैं, ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें ये देखेंगे कि सवाल में उत्तल लेंस के बारे में पूछ रहा है कि अवतल लेंस के बारे में। अगर उत्तल लेंस पूछ रहा है तो समझ लीजिए कि UVF में U ऋणात्मक बाकी सब धनात्मक होगा, और अवतल लेंस में सभी मान ऋणात्मक लिखे जाते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में ये बात बता दिया था कि क्यों ऋणात्मक और क्यों धनात्मक होते हैं, इसकी प्रकृति में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है,
तो आप यहाँ से बस यही देखिए कि उत्तल लेंस के लिए यू वी एफ में यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक, अवतल लेंस में सब का सब मान ऋणात्मक लिखा जाएगा यू वी एफ के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम क्या मानते हैं, आप चाहे हिंदी में एक बार मैं लिख देता हूँ। फोकस दूरी को स्मॉल एफ मानिए, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब सारे लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे, वस्तु की दूरी को मानते हैं स्मॉल यू, ये है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा है, मैंने बताया था क्योंकि दर्पण के लेंस के सामने वस्तु रखी है, जो चीज़ लेंस के प्रथम ओर होता है वह ऋणात्मक होगा, जो लेंस के दूसरी ओर होगा वो सब धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यू ऋणात्मक और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस के पीछे बनता है ना, इसीलिए वो समान ऋण में लिखे जाते हैं, धन में लिखे जाते हैं, सॉरी। तो ये आपका यू आ गया ऋणात्मक 25 सेंटीमीटर। अगर प्राकृतिक ना मालूम तो फिर बार बार यही बताऊंगा कि पिछली वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्राकृतिक आपको समझाया है। फिर कहता है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यानी वी आपसे पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी आपसे वी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसको हल करेंगे, 1/f का मान दिया है 10, 1/v हमें ज्ञात करना है, u का मान है -25 दिया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत लगाए होंगे। अब 1/10 और ये आपका 1/v माइनस माइनस हो जाएगा, 1/25 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इधर लाइए, 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम इसका एलसीएम लें 10 और 25 का, तो आप जानते हैं 10 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 10 50 50 50 हो जाएगा, सॉरी 50 होगा, हाँ 50 होगा। 10 से भाग करेंगे 50 में तो 10 50 50, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 25 दूना 50, 2 एक कम 2, ये बराबर 1/v के हैं। तो 5 में से 2 जाएगा, 3/50 बराबर 1/v आएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो 50/3 बराबर v/1, या v बराबर आपका आ गया 50/3 सेंटीमीटर, या v बराबर 16.67 करके सेंटीमीटर, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। प्रतिबिंब कितना बनेगा, 16.67 या 66 सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होगा। अब चूंकि हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी साइज वगैरह पूछ रहा है, साइज कितना बड़ा होगा, तो चलिए इसके साइज कैसे निकालते हैं। तो साइज के लिए आप जानते हो I/O बराबर V/U, मैंने आवर्धन बताया था, तो I बराबर हो जाएगा V/U गुणे O। तो V का मान अभी आपने निकाला है 16 कितना था, V का मान था 50/3 था, मैं देख लेता हूँ जरा से। तो V का मान आपको 50/3 दिया गया है, V का मान है 50/3, नीचे U का मान आपको -25 है, और गुणे में आपको दिया है O का मान आपको कितना दिया गया था, 5 सेंटीमीटर। तो ये I बराबर हो जाएगा 50/3, और ये आपका 25 नीचे लिखा है, इसके नीचे मान लीजिए 1, तो ये बटे में पलट के ऊपर जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा, माइनस को आगे लगा लेते हैं, गुणे में 5 आपका पड़ा है। तो 25 दूनाई 50, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10/3 I। तो I बराबर आपका क्या आ गया, 3.33 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु छोटा। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु थी, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब 3.33 सेंटीमीटर लंबा बना है। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा नहीं बन रहा है। जब वस्तु से छोटा बनता है, अब आप इसकी प्राकृति लिख सकते हो, अतः वस्तु का प्रतिबिंब यही प्राकृतिक कहलाती है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, लेकिन कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा, ऐसे होता है नहीं। वो आप देख सकते हैं माइनस में आया है, दूसरी ओर है, आप देख ये भी सकते हैं कि छोटा बन रहा है। तो छोटा बनने के लिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ जाएगा,
क्योंकि उत्तल लेंस की ओर अगर आभासी कहेंगे तो उत्तल लेंस में क्या होता है, आभासी वाला बहुत बड़ा बनता है, मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, ये आपका छोटा बना है तो ये उत्तल लेंस के क्या है, दूसरी ओर बन रहा है, तो इसको ये कहेंगे उत्तल लेंस के दूसरी ओर क्या होता है, वास्तविक व उल्टा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है जो वास्तविक व उल्टा होगा, जो वास्तविक व उल्टा होगा। अगर आपको ना याद हो तो केवल इतना लिख देना, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, बस इतना लिख दे, इतना आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसमें आपका किरण आरेख भी कह रहा है, तो उसको मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसका आरेख है। आरेख क्या, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, 3.3 करके बना है इसका प्रतिबिंब। तो ये बताइए, जब अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब वस्तु को 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन जब 2f से कुछ दूर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच में बनेगा, जो वस्तु से छोटा हो जाएगा। तो बस वही तो है, f तथा 2f के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से क्या है, छोटा है, तो ये इसका किरण आरेख हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वो प्रतिबिंब की प्राकृति स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की प्राकृतिक मतलब v पूछ रहा है, आभासी उल्टा सीधा कैसे बनेगा ये बताना है। स्थिति और आकार, ये स्थिति यानी वही सीधा उल्टा लंबा कैसे बनेगा बताना है, और आकार का मतलब आपको आई बताना है। ठीक है, आई कैसा होगा यानी वस्तु का साइज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, जब लंबाई की बात करें तो वस्तु की लंबाई क्या मानते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ मानते हैं, 2 सेंटीमीटर। और एक चीज़ सवाल पढ़ेंगे तो देखेंगे सवाल क्या है, उत्तल का है ना, तो उत्तल मैंने कहा यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक होगा, तो धन में ही लिखेंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अब बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, यानी मुख्य अक्ष के सीधा ऊपर की ओर ऐसे रखा है। ठीक है, फिर कहता है बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की यानी वस्तु की, बिंब माने क्या होता है, वस्तु, लेंस से दूरी, यही कंफ्यूजन हो जाती है। बिंब का मतलब प्रतिबिंब समझ लेते हैं, बिंब का मतलब वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v आपसे पूछ रहा है, इसका साइज i आपसे पूछ रहा है, 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। इसकी प्रकृति हम बताएंगे अभी हल करने के बाद कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में लिख देंगे, वही इसकी प्रकृति कहलाएगा। तो आप जानते हैं लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से लेंस का सूत्र है। तो 1/f का मान दिया है 10, 1/v का मान मालूम नहीं, u का मान दिया है -15, तो 1/v माइनस प्लस 1/15, 1/ आपका क्या दिया है 10 दिया गया है। इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 15 10 कैल्शियम क्या आएगा 15, और 10 कैल्शियम अगर देखें तो आएगा 60, 10 छक्का 60, 6 एकम 6, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 1/v हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2/60 बराबर 1/v। आपका ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 30, 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। आपका अंश के बराबर तो हर बराबर हर, यानी v बराबर 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, इसका साइज। अब साइज के लिए आप जानते हो क्या होता है सूत्र, I/O बराबर v/u। ठीक है, लेंस में ये होता है, अगर यही दर्पण को होता तो माइनस के v/u लगाते हैं, तो I बराबर हो जाएगा v/u गुणे o। तो v का मान आपका दिया है 30 आ गया है, u का मान है -15 और o का मान दिया है 2। तो 15 दूनाई 30, 2 दूनाई 4, I का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो कितना लंबा होगा 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइए 2 सेंटीमीटर लंबे वस्तु उसका प्रतिबिंब कितना बना 4 सेंटीमीटर लंबा, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या वस्तु से बहुत बड़ा यानी दुगना लंबा है। तो यहाँ ये लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब। अब आपको याद रखना पड़ेगा प्रकृति लिखने में कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव वास्तविक का उल्टा।
सदैव तो होता नहीं है ऐसा कि वास्तविक उल्टा, कभी कभी आभासी भी होता है। तो बस ये जैसा बना है आप इसके बारे में बताएंगे। तो लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, लेकिन वस्तु से वास्तविक उल्टा वस्तु से दुगना बड़ा बनता है। कितना? वस्तु से दुगना बड़ा बनता है। यही इसकी प्रकृति हो जाएगी। भाई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 2 का 4 बन गया तो दुगने तो हुआ। अगर आपको नहीं आता तो बस कह दो बड़ा बनता है, बस इतना ही बहुत है कि नहीं। तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं लेंस में उत्तल लेंस के सवाल ज़्यादा आते हैं, दर्पण में अवतल दर्पण के सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की प्रकृति उत्तल लेंस से मिलती है और अवतल लेंस की प्रकृति उत्तल दर्पण से मिलती है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर दिया 15 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी लेंस से वस्तु की दूरी U बराबर -30 सेंटीमीटर। मैंने बताया U ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक इसमें लिखना है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति V आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी यानी कि V ही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्या आएगा तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U ज्ञात करिए। ठीक है, तो 1/F का मान आपको दिया है 15, 1/V हमें निकालना है, 1/U का मान है -30। तो 1/15 बराबर 1/V माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा आपका। अब इसके आगे अगर हल करें तो ये बनेगा आपका 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/V। इसको हम इधर ला लिए, पक्षांतर कर लिए। तो इसका अगर एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा 30। तो 15 दूनाए 30, 2 1 कम 2, 30 1 कम 30, 1 1 कम 1, 1/V। देखिए छोटा छोटा भिन्न है, इसको आप अच्छे से हल करना सीख लीजिए, 1 2 3 में खूब पढ़ाया जाता है। तो ये 2 में से आपका 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/V। अंश अंश के बराबर तो हर के बराबर हर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से कितनी दूरी बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन और कुछ कह रहा है, जरा क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो एक सलूशन हमें और मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब से दूरी भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिर से क्वेश्चन को एक बार मैं दिखाता हूं तो आपको बातें समझ में आएगी, क्योंकि इसमें डबल बातें पूछ रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, क्या स्थित है? वस्तु स्थित है। ठीक है, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है? 30 पर। एवं दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सी दूरी? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये बताइए, जैसे ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे समझा दूँ आपको कि वस्तु आपका यहाँ पे रखी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी आपका कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। और वस्तु भी तो आपका 30 पर रखी हुई थी। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा कि नहीं पूछ रहा है? तो 30 ये हो जाएगा, 30 या 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से बोलेंगे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा सेंस लगा हुआ है। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी अलग हो जाएगा और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपका 30 आ ही गया है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो ये आपका आएगा कैपिटल V, इसको बना सकते हैं, यह आएगा 30 धन 30 बराबर 60 सेंटीमीटर, या इसी को कह सकते हो U प्लस स्मॉल v, यानी 30 धन 30 बराबर 60। बात समझ में है कि नहीं? चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, आपको दोनों
सही हो जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी आपको दिया है, सवाल क्या है, क्या उत्तल लेंस का है। सब मान धनात्मक लिखेंगे, ये ऋणात्मक लिखेंगे। तो फोकस दूरी एफ बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु की दूरी क्या है, -20 सेंटीमीटर। कैसे समझे वस्तु की दूरी, क्योंकि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है ना, तो वस्तु की दूरी हो गई। 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती क्या है, कोई वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई ओ बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति वी और साइज यानी प्रतिबिंब की लंबाई स्थिति यानी आई आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति वी, प्राकृतिक तथा लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, आई आपको ज्ञात करना है। प्राकृति अभी हल करने के बाद पता चलेगा कि छोटा बनेगा प्रतिबिंब की, बड़ा बनेगा प्राकृति, तो आप अंतिम में बता सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। क्वेश्चन है, मान सब आपके सामने दिया गया, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पहले इसका मान रखिए। तो 1/f का मान 10 है, v का मान हमें मालूम नहीं है, u का मान -20 दिया गया है। तो आगे अगर हल करें तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/10 माइनस के 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा। 10 20 का एलसीएम क्या आएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूना 20, 2 1 कम, 2 20 1 कम 20, 1 1 कम 1 बराबर 1/v हो गया। 2 में से 1 जाएगा 1, 1/20 बराबर 1/v। अब अंश अंश के बराबर तो हर बराबर हर 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है, 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब चलिए आई निकालते हैं। तो अब आप आगे देख सकते हैं I/O बराबर V/U, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए तो I चाहिए, तो ये भाग से इधर गुणा में चला गया, तो V/U गुणे O हो गया। V का मान 20 आया, U का मान -20 है, O का मान 10 दिया गया, तो 20 से 20 कटेगा, क्या आया, -10 सेंटीमीटर। I का मान आ गया। अब बताइए वस्तु कितनी लंबी थी, वस्तु की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वस्तु कहाँ है, उत्तल लेंस के 2f पर रखा है, दुगनी फोकस दूरी पर रखा है। क्योंकि दुगनी फोकस दूरी पर ही जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है कि नहीं। तो इसका प्राकृतिक ऐसे लिख सकते हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा, 2f पर बनेगा, जो वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। अगर लिखने के लिए आप और चाहिए, जो वास्तविक व उल्टा होगा लेकिन वस्तु के बराबर होगा, क्यों ऐसे इतना बता रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर का बना है प्रतिबिंब। तो ये तभी स्थिति होती है जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है, तभी उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसकी प्राकृति हो गई। आप अगर अच्छे से और प्राकृति जानना चाहते हैं तो पीछे पहली वीडियो आप देखिए इसकी, ठीक है, लेंस वाली, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका कि कहाँ पे वस्तु को रखा। उसमें मैंने सारा कुछ स्ट्रक्चर बना के, फिगर बना के समझाया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए तो आपको प्राकृति फटाफट ऐसे ही समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अब अवतल लेंस आ गया, ध्यान से देखना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो फोकस दूरी f बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस के क्यों लिखा, क्योंकि अवतल लेंस में सारे मान ऋणात्मक लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो काम होता है अवतल लेंस में, इसमें प्रतिबिंब और वस्तु सब लेंस के सामने ही होता है प्रथम ओर, इसीलिए सब मान ऋणात्मक लिखा जाता है। तो अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई, या लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी कोई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की स्थिति v आपसे पूछ रहा है। तो फिर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u
यू से। लेंस में एक ही सूत्र लगता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। यप का मान दिया है -20 और 1/v निकालना है। यू का मान दिया है -30। इसको आगे हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। तो -1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v प्लस इधर माइनस हो गया है। 20-30 का एलसीएम क्या आएगा 60, 20-23 60, 3 एकम 3, 30 दुनाई 60, 2 एकम 2, 1/v 3 2 5/60 बराबर 1/v हो जाएगा। अगर आप इसको और आगे हल कर लें तो यही आ जाएगा 5 1 5 12 5 60 माइनस 1/12 बराबर 1/v, या फिर आप देखें तो 1/v बराबर -1/12 ऐसे लिख लो। तो v बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। ये माइनस को आप नीचे लगा लीजिए, अंश अंश के बराबर हर हर के बराबर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। अब इसमें प्राकृति नहीं पूछता तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ठीक है दोस्तों, मैंने अवतल उत्तल सभी प्रकार के सवाल आपको आंकिक भी बता दिए हैं, और भी क्वेश्चन आप अपने से हल कीजिएगा। अगर आपको और भी आंकिक प्रश्न चाहिए इससे लेंस और दर्पण के, या लेंस के अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी अगर आंकिक प्रश्न और भी आपको चाहिए कि वो एग्जाम्पल और करवा दीजिए हमें आंकिक प्रश्न के, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं आपको अगला आंकिक इसका लगवाऊंगा। नहीं तो अब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जो हम वीडियो भेजेंगे उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कई लोग तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। ऐसे भी कमेंट्स आते रहते हैं, तो बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। वीडियो यहाँ से लगातार डेली 2-4 वीडियो जाती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।